कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान में फंसे हुए प्लेन से होती है, जहां हमारी मेन कैरेक्टर लिंडा अपने सहकर्मियों के साथ बैंकॉक बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है और अगले ही पल उसमें एक जोरदार धमाका हो जाता है। प्लेन में सिर्फ लिंडा और ब्रैडली ने ही सीट बेल्ट लगाई हुई थी। जो लोग बिना सीट बेल्ट के खड़े थे वे बुरी तरह इधर उधर जा गिरते हैं। इसके तुरंत बाद केबिन का एक हिस्सा प्रेशर की वजह से फट जाता है और तेज हवा के झोंकों के साथ कुछ लोग सीधे बाहर उड़ जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का पैर कसकर पकड़ लेता है और उसकी सीट बेल्ट छीनने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी मदद के लिए अपने बॉस की तरफ बढ़ता है, लेकिन बॉस उसे बेरहमी से बाहर की ओर धक्का दे देता है। गिरते वक्त वह मैनेजर का पैर पकड़ लेता है, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह पूरी ताकत के साथ लिंडा की सीट बेल्ट खींचने लगता है। बड़ी मुश्किल से लिंडा अपने पास पड़ी कांटे वाली चम्मच उठाती है और मैनेजर के हाथ पर हमला कर देती है। इसके बाद दोनों एक साथ प्लेन से बाहर गिर पड़ते हैं। हालांकि मैनेजर पूरी तरह बाहर नहीं गिरा था। वह लिंडा से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन लिंडा खिड़की बंद कर देती है। लिंडा अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि तभी उसे महसूस होता है कि चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है और प्लेन बेकाबू होकर सीधे समुद्र की तरफ गिर रहा है। खुशकिस्मती से टक्कर का एंगल ऐसा था कि प्लेन तुरंत नहीं फटा और उसकी जान बच गई, लेकिन तेजी से अंदर घुसते पानी को देखकर लिंडा तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोलती है और तैरकर बाहर निकल आती है। लेकिन बच जाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि अब वह एक सुनसान और अंतहीन समुद्र के बीच फंसी हुई थी। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू दिखाई देता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगती है। सुबह होते होते वह किसी तरह उस टापू तक पहुंच जाती है। फिलहाल उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर जाती है। वह तुरंत उसकी तरफ भागती है और पास जाकर देखती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। वह भी हादसे में बच गया था और बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहकर यहाँ तक पहुंच गया था। हालांकि गिरने के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन बाकी लोगों में से सिर्फ वही जिंदा बचा था। फिर भी लिंडा उसे देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी में वह सबसे ज्यादा उसी से नफरत करती थी। दरअसल लिंडा एक प्राइवेट मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट की सबसे काबिल कर्मचारियों में से एक थी। वह बेहद मेहनती थी और अपने काम में काफी माहिर भी थी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे वह आज मीटिंग में पेश करने वाली थी। लेकिन तभी उसका सहकर्मी डिफॉन वहां आ जाता है। रिपोर्ट देखकर वह काफी खुश हो जाता है और कहता है कि उसे मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। वह खुद वहां जाकर सबको बताएगा कि इस रिपोर्ट के पीछे असली मेहनत लिंडा की है। यह सुनकर लिंडा काफी खुश हो जाती है, लेकिन जब वह मीटिंग रूम के बाहर से देखती है तो उसे पता चलता है कि डिफॉन ने न सिर्फ उसका नाम नहीं लिया, बल्कि रिपोर्ट से उसका नाम हटाकर पूरा क्रेडिट खुद ले लिया है। यह देखकर लिंडा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि ऑफिस में ऐसी घटनाएं आम बात थीं और उसके साथ तो यह अक्सर होता रहता था। इसलिए वह चुपचाप वहां से चली जाती है। लिंडा की जिंदगी में अकेलापन सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं था, बाहर भी उसकी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और वहां उसका कोई अपना भी नहीं था। उससे बात करने वाला उसका एकमात्र साथी था, उसका पालतू पक्षी स्वीटी। लेकिन इस अकेलेपन के बीच भी पिछले कुछ दिनों से लिंडा काफी खुश थी, क्योंकि वह लंबे समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रही थी। कंपनी के पुराने बॉस ने उससे वादा किया था कि जल्द ही उसे वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया जाएगा, लेकिन बॉस की मौत के बाद अब उनका बेटा ब्रैडली कंपनी की जिम्मेदारी संभालने वाला था। लिंडा को पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत को देखते हुए उसे प्रमोशन जरूर मिलेगा, लेकिन ब्रैडली पहले ही अपने कॉलेज के दोस्त डिफॉन को वह प्रमोशन दे चुका होता है। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर लिंडा को नीचा दिखाता था और उसका मजाक उड़ाता था। ये सब याद करके लिंडा के मन में एक पल के लिए ख्याल आता है कि वह ब्रैडली को इसी हालत में छोड़ दे, लेकिन फिर वह सोचती है कि अगर वह उसकी जान बचा लेती है तो शायद भविष्य में उसे इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। लिंडा तुरंत एक नुकीला पत्थर उठाती है और केले के बड़े पत्ते काटने शुरू कर देती है। इसके बाद वह पेड़ के सहारे एक फ्रेम तैयार करती है और पत्तों व टहनियों को बेल से बांधकर एक छोटी सी झोपड़ी बना देती है। धूप से बचने का इंतजाम करने के बाद वह पानी का जुगाड़ करने के बारे में सोचती है। वह रेत में एक गड्ढा खोदती है, उसमें नारियल के छिलके रखती है और ऊपर पत्ते लगा देती है। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और वह आसानी से पीने लायक पानी जमा कर लेती है। बारिश रुकते ही मौसम साफ हो जाता है और पानी पीकर उसे थोड़ी राहत मिलती है।
काफी देर बाद ब्रैडली को भी होश आ जाता है। लिंडा तुरंत उसके पास पहुंचती है और उसे पानी पिलाती है। जब ब्रैडली को पता चलता है कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है तो वह झिझकते हुए उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद लिंडा उसके सामने अपनी काबिलियत दिखाते हुए लकड़ियां रगड़कर आग जलाती है और जल्द ही एक मछली पकड़कर उसे पकाना भी शुरू कर देती है। और वह यह सब इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उसे सर्वाइवल से जुड़ी किताबें पढ़ने और ऐसी फिल्में देखने का बहुत शौक था। इन्हीं चीजों से उसने सर्वाइवल की कई जरूरी टेक्निक पहले ही सीख रखी थी। लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला ब्रैडली अब भी पूरी अकड़ में था। उसके लिए यह मछली किसी कचरे से कम नहीं थी। फिर भी पेट की भूख के आगे उसे मजबूरी में वही मछली खानी पड़ी। वहीं लिंडा को इस खाने से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह तो इस जगह पर फंसने के बाद भी काफी खुश थी, क्योंकि पहली बार उसे अपनी सर्वाइवल स्किल्स इस्तेमाल करने का मौका मिला था। यहाँ कोई उसे नीचा दिखाने वाला नहीं था, इसलिए वह खुशी खुशी यहाँ कई दिन बिता सकती थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए और इस माहौल का असर दोनों पर साफ दिखाई देने लगा। एक तरफ लिंडा थी जो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेती थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रैडली था जो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था। एक दिन उसने लिंडा से पूछा कि उसने अब तक किनारे पर कोई SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया या आग को बड़ा क्यों नहीं किया ताकि किसी गुजरते जहाज की नजर इस टापू पर पड़ सके। उसके मुताबिक सबसे पहला काम यही होना चाहिए था, लेकिन लिंडा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी बात पर ब्रैडली गुस्से में आ गया और उसे ताने मारने लगा। वह कहने लगा कि वह सिर्फ उसकी देखभाल का नाटक कर रही है। हालांकि खुद टूटी हुई टांग की वजह से वह पूरी तरह लाचार था, लेकिन फिर भी यहाँ अपने बॉस होने का रौब दिखा रहा था। उसकी बातें सुनकर लिंडा को समझ आ गया कि सिर्फ चापलूसी करके वह उसका भरोसा नहीं जीत सकती। उसे अपनी असली अहमियत तभी समझ आएगी जब उसे सच में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर लिंडा बिना कुछ कहे वहां से उठी और उसे अकेला छोड़कर चली गई। शुरुआत में ब्रैडली उसकी इस हरकत पर भी ताने मारता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होने लगा कि उसने बड़ी गलती कर दी है। फिर भी उसका घमंड बना रहा और वह लिंडा के वापस आने का इंतजार करता रहा। इसी इंतजार में पूरा एक दिन गुजर गया और आखिरकार उसका घमंड टूटने लगा। लेकिन रात तक भी लिंडा वापस नहीं लौटी। गहरी रात में एक भयानक तूफान आया और कुछ ही देर में लिंडा की बनाई झोपड़ी भी उड़ गई। अगले दिन तपती धूप ने उसकी हालत और खराब कर दी। तेज गर्मी और प्यास की वजह से ब्रैडली आखिरकार बेहोश हो गया। जब लिंडा उसे काफी तड़पा चुकी थी तब वह पानी लेकर वापस आई। उसे देखते ही ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि वह पूरी तरह लिंडा पर निर्भर है और उस पर अपना हक नहीं चला सकता। लेकिन तभी उसकी नजर उस भाले पर पड़ी जिसका इस्तेमाल लिंडा एक खतरनाक जंगली सुअर के शिकार के लिए करने वाली थी। उसे पता था कि वह सुअर बेहद खतरनाक है, इसलिए उसने लिंडा को जंगल में जाने से मना किया, क्योंकि अगर लिंडा को कुछ हो जाता तो उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ जाती। लेकिन लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधे जंगल के अंदर चली गई। जब वह चुपके चुपके शिकार को ढूंढ रही थी तभी अचानक उस जंगली सुअर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और वह हवा में उछल गई। अच्छी बात यह रही कि रास्ते में गिरा हुआ एक पेड़ सुअर के सामने आ गया, जिससे वह तुरंत दूसरा हमला नहीं कर पाया और लिंडा को संभलकर भागने का मौका मिल गया। लेकिन जैसे ही सुअर उसकी गंध पकड़कर पीछे दौड़ा, उसे रास्ते में सिर्फ फटे हुए कपड़े मिले। सुअर कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिंडा ने मौका देखकर भाला उसके शरीर में गहराई तक घुसा दिया। दर्द से बौखलाया सुअर एक बार फिर उस पर हमला करने दौड़ा। खतरे के उसी पल में लिंडा ने तुरंत एक मजबूत लकड़ी सामने कर दी। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद उसने उस जंगली सुअर को मार गिराया। सुअर का कटा हुआ सिर देखकर ब्रैडली पूरी तरह हिल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लिंडा सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और ताकतवर भी है। यहीं से ब्रैडली उसके सामने थोड़ा डर कर रहने लगा। कुछ दिन बाद जब लिंडा जंगल में जरूरी सामान तलाश रही थी तब उसे एक झरना मिला जहां से साफ पानी सीधे पिया जा सकता था। अब उसे पानी की चिंता नहीं रही और इस खोज से उसे काफी राहत मिली। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि तभी उसे दूर से किसी इंजन की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने एक बोट देखी। बोट को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए आवाज लगाने वाली थी वह अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह वापस सभ्यता की दुनिया में लौट गई तो उसे फिर वही पुरानी जिंदगी जीनी पड़ेगी। उसे फिर किसी बॉस के नीचे काम करना होगा, फिर वही ऑफिस पॉलिटिक्स झेलनी होगी और हर दिन किसी न किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन अगर वह यहीं रहती है तो वह अपनी जिंदगी की खुद मालिक होगी। उसे किसी का आदेश नहीं मानना पड़ेगा। वह जो चाहेगी जब चाहेगी वही कर पाएगी।
जाएगी। इन्हीं ख्यालों के बीच उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि वह इस टापू को नहीं छोड़ेगी, इसलिए वह तुरंत छिप गई और चुपचाप उस नाव को दूर जाते हुए देखती रही। वापस लौटने के बाद भी उसने ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ झरने और अपने बनाए हुए बैग का जिक्र किया। इधर ब्रैडली लगातार परेशान हो रहा था। 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन अब तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया था। उसने सुझाव दिया कि वे लकड़ी की एक नाव बनाकर खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करें, लेकिन लिंडा ने सुरक्षा का बहाना बनाकर यह आइडिया ठुकरा दिया। ये सुनते ही ब्रैडली का गुस्सा फूट पड़ा। जब से वे इस टापू पर फंसे थे, तब से लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी थी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने लिंडा से अलग होकर अपना अलग कैंप बनाने का फैसला कर लिया। साथ ही उसने अपनी खुद की नाव तैयार करने की भी ठान ली। लेकिन जैसे ही उसने अकेले काम शुरू किया, उसे एहसास हो गया कि यह उतना आसान नहीं है जितना वह सोच रहा था। उसे आग जलाना तक नहीं आता था और टूटी हुई टांग की वजह से वह ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता था। मजबूरी में वह नारियल के खोल में बारिश का पानी जमा करने लगा। किसी तरह उसने एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर ली और रेत पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिखकर मदद का इंतजार करने लगा। लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भूख से परेशान होकर उसने आसपास के कीड़ों को खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खाते ही उसे इतनी घिन आई कि वह तुरंत उल्टी कर बैठा। वहीं दूसरी तरफ लिंडा के पास तरह तरह का अच्छा खाना था, जिसे वह आराम से मजे लेकर खा रही थी। अपनी हालत देखकर ब्रैडली का सारा घमंड टूट गया। आखिरकार वह हार मानकर वापस लिंडा के पास आ गया। उसने उससे माफी मांगी और फिर से साथ रहने का प्रस्ताव रखा। ब्रैडली का यह बदला हुआ रवैया देखकर लिंडा हंस पड़ी और उसने उसे दोबारा अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी ब्रैडली अंदर से पूरी तरह लाचार था, इसीलिए वह चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगा। करीब 1 महीना गुजरने के बाद उसकी हालत काफी बेहतर हो गई। तब लिंडा उसे टापू की सबसे ऊंची चोटी पर लेकर गई। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन वहां से दिखाई देने वाला नजारा वाकई शानदार था। लिंडा ने उसे बताया कि असली खतरा इसी खूबसूरत दिखने वाली जगह में छिपा हुआ है। फिर उसने रास्ते के किनारे उगी कुछ जंगली बेरीज तोड़ी और बताया कि उनका जहर इंसान के शरीर को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। ये साबित करने के लिए उसने उन बेरीज का रस अपनी बांह पर लगाया। कुछ ही देर में उसकी त्वचा पर लाल दाने निकल आए। इसके बाद वह आगे बढ़ी और एक्स के निशान जैसी दिखने वाली कुछ चट्टानों की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि उन चट्टानों के आगे पूरा इलाका जहरीली बेलों और नुकीले कांटों से भरा हुआ है। इसलिए उसने ब्रैडली को सख्त चेतावनी दी कि वह कभी भी उस तरफ सामान ढूंढने न जाए। वापस लौटते समय अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और लिंडा नीचे गिर पड़ी। असल में ऊपर से वह जगह मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली थी। ब्रैडली घबरा गया और तुरंत उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा। भले ही वह लिंडा से नफरत करता था, लेकिन वह उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह लिंडा को ऊपर खींचने में सफल हो गया और शायद पहली बार लिंडा ने बिना कुछ कहे उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। किनारे के पास बनी उनकी झोपड़ी तेज हवाओं में पूरी तरह तबाह हो गई और गिरते पेड़ों ने हालात और भी खराब कर दिए। खुशकिस्मती से उन्हें पहले ही पास में एक गुफा मिल चुकी थी, इसलिए दोनों तुरंत वहां जाकर छिप गए। उस वक्त वे पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड इतनी ज्यादा थी कि बचने के लिए उन्हें अपने गीले कपड़े उतारने पड़े। गुफा के अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आकर सो गए। इसी नजदीकी के साथ लिंडा के मन में धीरे धीरे ब्रैडली के लिए भावनाएं पैदा होने लगीं। जल्द ही ब्रैडली को जंगल में मौजूद लगभग हर जहरीले फल की पहचान हो गई। अपने हुनर को दिखाने और लिंडा का शुक्रिया अदा करने के लिए एक शाम उसने खुद खाना बनाने की पेशकश की ताकि लिंडा थोड़ा आराम कर सके। लिंडा यह सोचकर खुश हो गई कि शायद अब ब्रैडली भी इस नई जिंदगी को अपनाने लगा है, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसे चक्कर आने लगे। असल में ब्रैडली ने चालाकी से उसके खाने में जहरीले फल मिला दिए थे। कुछ ही मिनटों में लिंडा बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन ब्रैडली ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद वह एक लकड़ी की नाव खींचते हुए वापस लौटा। दरअसल उसे पहले ही समझ आ गया था कि लिंडा उसे इस टापू से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए वह काफी समय से छिपकर यह नाव तैयार कर रहा था और जैसे ही उसे सही मौका मिला उसने जहरीले फल खिलाकर लिंडा को बेहोश कर दिया। अब वह खुशी खुशी उस कमजोर सी नाव को पानी
पानी में धकेलने लगा और बिना पीछे देखे समुद्र की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसकी किस्मत शायद अभी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वह ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि अचानक एक विशाल लहर आई और उसकी नाव को पल भर में तोड़कर रख दिया। अगले ही पल उससे भी बड़ी लहर उठी और उसे सीधे समुद्र के अंदर खींच ले गई। खुशकिस्मती से वह टापू से बहुत दूर नहीं गया था, इसलिए होश में आते ही लिंडा ने तुरंत उसे किनारे तक खींच लिया और उसकी जान बचा ली। जब ब्रैडली को होश आया तो वह घबराकर उससे माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसके सामने पका हुआ ऑक्टोपस रख देती है। ब्रैडली बिना कुछ सोचे उसे खा लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मुंह अजीब तरीके से सुन्न होने लगता है। देखते ही देखते यह असर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी लिंडा उसे सच्चाई बताती है। वह कहती है कि यह ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर है जो इंसान के पूरे शरीर को कुछ ही समय में पैरालाइज कर सकता है। असल में यह सब उसने ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए किया था। इसके बाद वह एक चाकू निकालती है, उसे आग में गर्म करती है और फिर ब्रैडली की पैंट नीचे खींच देती है। धीरे धीरे वह उसके करीब आने लगती है और इशारों में समझाने लगती है कि अब वह क्या करने वाली है। यह देखकर ब्रैडली बुरी तरह डर जाता है। अचानक लिंडा चाकू चलाती है और अगले ही पल खून की तेज धार निकल पड़ती है। खून के छींटे सीधे ब्रैडली के चेहरे और गर्दन पर जा गिरते हैं। ये देखकर लिंडा मुस्कुराने लगती है। फिर वह उसे वह चीज दिखाती है जिसे उसने अभी काटा था। दरअसल वह ब्रैडली का कोई अंग नहीं बल्कि एक चूहा था। ये पूरा ड्रामा उसने सिर्फ उसे डराने के लिए किया था, ताकि वह दोबारा उसके साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। लिंडा की चालाकी और उसके हाथ में पकड़े चाकू ने ब्रैडली का बचा हुआ घमंड भी खत्म कर दिया। अब वह बिना सवाल किए उसकी बातें मानने लगा। लेकिन यह कंट्रोल लिंडा ज्यादा समय तक एंजॉय नहीं कर पाई। एक दिन जब वह जंगल में खाना तलाश रही थी, तभी उसे फिर से दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि सामने वाले लोगों ने भी उसे देख लिया था। जैसे जैसे नाव करीब आती गई, लिंडा की आंखें हैरानी से फैलती गईं। नाव में कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। दरअसल रेस्क्यू टीम भले ही उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन जेनी ने हार नहीं मानी थी। वह लगातार उसी इलाके में ब्रैडली को ढूंढ रही थी और आखिरकार उसकी तलाश खत्म हो गई थी। जेनी को देखकर लिंडा जबरन मुस्कुराने लगी, जैसे वह उसे देखकर बेहद खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बिल्कुल खुश नहीं थी। मजबूरी में उसे जेनी को यह बताना पड़ा कि ब्रैडली अभी भी जिंदा है। समस्या यह थी कि लिंडा अब भी इस टापू को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि अब जेनी को उन दोनों के जिंदा होने का सच पता चल चुका था। हालांकि इस समय यह बात सिर्फ जेनी और उसके साथ आए गाइड को ही मालूम थी। यही वजह थी कि लिंडा ने मन ही मन एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। उसने झूठ बोला कि उसे एक छोटा और आसान रास्ता पता है। फिर वह दोनों को उसी दिशा में लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद वह उन्हें एक खतरनाक चट्टान के किनारे ले आई। यही वह जगह थी जहां वह खुद पहले मरते मरते बची थी। इसके बाद उसने जूते के फीते बांधने का बहाना बनाया और दोनों को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। जैसे ही जेनी ने आगे कदम रखा, अचानक जमीन धंस गई और वह सीधे नीचे गिरने लगी। दरअसल यह सब कोई हादसा नहीं था। लिंडा ने पहले से ही दोनों को मारने की योजना बना रखी थी, लेकिन किस्मत ने अभी भी पूरा साथ नहीं दिया था। उस हादसे में सिर्फ जेनी ही फंसी थी, जबकि उसके साथ आया गाइड अभी भी जिंदा था। उसी पल लिंडा गहरी सोच में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ समय बाद वह अकेली ही ब्रैडली के पास वापस लौट आई। बाकी दोनों के साथ क्या हुआ था, इसका सच जल्द ही सामने आने वाला था। चट्टान वाली घटना के बाद लिंडा अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आखिर क्या कर दिया है। तभी ब्रैडली उसके पास आया और उसे जंगल चलकर खाना लाने के लिए कहा, लेकिन लिंडा ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। मौका मिलते ही ब्रैडली ने चुपचाप चाकू उठाया और अकेले जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के अंदर पहुंचकर उसने शिकार करने का फैसला किया। कुछ देर तक पीछा करने के बाद उसे एक छोटा जंगली सुअर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जमीन पर पड़ी और वह अचानक रुक गया। जहां वह सुअर मिट्टी खोद रहा था, वहीं से इंसान का एक हाथ बाहर निकला हुआ था। जब ब्रैडली पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह हाथ उसकी अपनी मंगेतर जेनी का था। उसकी उंगली में वही अंगूठी थी जो उसने सगाई के समय उसे पहनाई थी। ये सच सामने आते ही ब्रैडली का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह तुरंत पूरी रफ्तार से लिंडा की तरफ भागा। जैसे ही लिंडा ने उसे अपनी ओर आते देखा, वह एक पल के लिए घबरा गई। ब्रैडली ने उसके सामने अंगूठी दिखाते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अंगूठी देखते ही लिंडा सब समझ गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि यह सब सिर्फ एक हादसा था, लेकिन ब्रैडली को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख लिंडा ने धीरे से अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ब्रैडली पहले ही उसका चाकू चुरा चुका था। यह देखकर लिंडा और ज्यादा घबरा गई। वह तुरंत जंगल की तरफ भागने लगी और ब्रैडली उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब
उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। तब उसने एक नया प्लान बनाया। उसी समय ब्रैडली ने एक पेड़ के पीछे उसकी परछाई देख ली, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे सिर्फ लिंडा के छोड़े हुए जूते मिले। जूते के फीते गायब थे और अगले ही पल लिंडा पीछे से उस पर टूट पड़ी। उसने जूतों के फीते से ब्रैडली का गला कसकर दबा दिया। ब्रैडली का सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिंडा ने पकड़ ढीली नहीं की। धक्का मुक्की के दौरान ब्रैडली के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया। तभी आखिरी जोर लगाकर उसने लिंडा के बाल खींचे और उसे पलटकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वह उसके ऊपर चढ़ गया और उसका चेहरा कीचड़ में दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मौका मिलते ही लिंडा ने चाकू उठा लिया। जब उसने आंखों से मिट्टी साफ करके दोबारा देखा, तब तक ब्रैडली वहां से जा चुका था। दरअसल वह उसी इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां जाने से लिंडा हमेशा मना करती थी। यह देखकर लिंडा ने उसका पीछा नहीं किया और चुपचाप वापस लौट गई। काफी दूर तक भागने के बाद भी ब्रैडली के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके कदम वहीं रुक गए। दो विशाल चट्टानों के बीच उसे एक आलीशान विला दिखाई दिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि यह कोई सुनसान टापू नहीं बल्कि किसी का प्राइवेट आइलैंड है। उम्मीद की एक नई किरण के साथ वह तेजी से उस विला की तरफ भागा। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। वह तुरंत घर के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही उसने लाइटें ऑन की और हर तरफ काम की चीजें तलाशने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज खोलते ही उसकी आंखें फैल गईं। अंदर तरह तरह के मॉडर्न ड्रिंक्स और खाने पीने का सामान रखा हुआ था। प्यास से बेहाल ब्रैडली ने तुरंत पानी की बोतल उठाई और पीने लगा, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। घर के स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंजने लगी और उसकी बातें सुनते ही ब्रैडली को पूरी सच्चाई समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि जहरीले इलाके वाली पूरी कहानी झूठ थी। वह सिर्फ उसे इस जगह से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। अब लिंडा बिना किसी झिझक के सब कुछ साफ साफ बता रही थी। असल में जो सप्लाई बोट उसने पहली बार देखी थी, वह हर महीने इस आइलैंड पर सामान पहुंचाने आती थी। उसी बोट की वजह से उसे इस आलीशान विला के बारे में पता चला था। यहाँ आने के बाद उसने चुपके से दरवाजे का पासकोड देख लिया और फिर सही मौके पर इस जगह को अपना गुप्त ठिकाना बना लिया। क्योंकि असली मालिक यहाँ बहुत कम आता था, इसलिए वह हर बार सब कुछ पहले जैसा साफ करके आराम से यहाँ रहती थी। किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। उसके हिसाब से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन जेनी के अचानक आ जाने से उसका पूरा प्लान बिखर गया। हालात ऐसे बन गए कि उसने जेनी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लिंडा की यह पूरी सच्चाई सुनकर ब्रैडली के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे एहसास हो चुका था कि जिस इंसान को वह अब तक सिर्फ अजीब समझता था, वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। तभी अचानक हालात पूरी तरह बदल गए, क्योंकि लिंडा खुद उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। दरअसल वह पहले ही इस विला के अंदर से एक शिकार वाली बंदूक हासिल कर चुकी थी। जैसे ही ब्रैडली ने उसे देखा, वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि अब वह कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा, वह यहीं रहेगा और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताएगा। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि इस दौरान उसे सच में लिंडा से प्यार हो गया है। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए वह उन खूबसूरत पलों को याद करने लगा जो दोनों ने इस टापू पर साथ बिताए थे। लेकिन उसकी बातें सुनकर लिंडा को कुछ अजीब लगा। तभी उसकी नजर पीछे रखे एक बैल के सिर पर गई। वहां लगी सजावटी ट्रॉफी में एक हिस्सा गायब था। उसी पल लिंडा सब समझ गई। अगले ही पल उसने पास रखी एक गोल्फ स्टिक उठा ली। दूसरी तरफ ब्रैडली ने भी तेजी से बंदूक अपने हाथ में ले ली, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक से कोई गोली नहीं निकली। असल में यह सब पहले से ही लिंडा की सोची समझी योजना का हिस्सा था। उसने पहले ही बंदूक की गोलियां निकाल दी थीं। अगले ही पल उसने बिना समय गंवाए गोल्फ स्टिक से ब्रैडली पर हमला कर दिया। वह लगातार उस पर वार करती रही। ब्रैडली खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी वार इतना जोरदार था कि वह वहीं ढेर हो गया और इसी के साथ ब्रैडली की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। यहीं पर फिल्म की मुख्य कहानी भी समाप्त हो जाती है। फिर उसने खुद को इस हादसे की एकमात्र जिंदा बची इंसान के रूप में पेश किया। दुनिया के सामने उसने इस पूरी घटना को एक अविश्वसनीय सर्वाइवल मिरेकल की तरह बताया। लोगों ने उसकी कहानी पर यकीन कर लिया। धीरे धीरे वह मीडिया में मशहूर होने लगी। उसकी सर्वाइवल स्टोरी हर जगह चर्चा का विषय बन गई। समय के साथ उसने इसी कहानी के दम पर नाम, शोहरत और काफी दौलत हासिल कर ली। लेकिन दर्शक सच्चाई जानते थे। दुनिया जिस महिला को एक बहादुर सर्वाइवर समझ रही थी, वह असल में इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक इंसान बन चुकी थी। और इसी डार्क ट्विस्ट के साथ सेंड हेल्प की कहानी खत्म हो जाती है।